स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 दिन से आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे रिगार्डिंग द प्राइवेटाइजेशन ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट SBI। एक्चुअली क्या हुआ है कि एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर बोला गया है कि जितने भी सरकारी बैंक्स हैं देश के अंदर, आपको पता है टोटल 12 हैं, इसमें से SBI छोड़कर बाकी के जितने भी हैं उनको यहाँ पर प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। या आप देख सकते हो प्राइवेटाइज ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक्सेप्ट SBI फॉर नाउ। तो इसी को डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट है, इसके अंदर क्या बोला गया है, हमें क्या जानने की आवश्यकता है। काफ़ी कुछ जानने को है इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो गया है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी अपनी पुख्ता करना चाहते हैं, अच्छे से करना चाहते हैं, आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगा। इसके अलावा MCQs बेस्ड लर्निंग, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको वीडियो और PDF फॉर्म में मिलेगा। ये सब कुछ प्रीलिम्स के लिए। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको यहां पर मेंस के लिए दिया जा रहा है। आपको एक मेंटर मिलेगा, 1-to-1 मेंटरशिप, जिसके मदद से आप अपनी पूरी जर्नी के दौरान उसके साथ टच में रह सकते हो। जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें सोचिए दोस्तों, एक बहुत अफोर्डेबल रेट पर हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जस्ट एट 19,000 रुपीज। यहां पर आपको हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाना है, तो वहां पर अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव, तो ये जो पूरा कोर्स है 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाएगा। जल्दी करिए, इसके एडमिशन जल्दी ही क्लोज हो जाएंगे। और पहले के अगर 2-3 अगर आपके क्लासेस मिस भी होते हैं कभी भी कुछ भी, तो सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में होता है, वो भी आप देख सकते हो जब चाहो। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहां पर एक रिपोर्ट है, अब किसके द्वारा रिपोर्ट दिया गया है पहले तो मैं आपको बता देता हूं। वो है आपका नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। देखो ये क्या है, ये एक प्रकार का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये देश का सबसे ओल्डेस्ट एंड इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, इकोनॉमी से रिलेटेड आप कह सकते हो थिंक टैंक है, जिनका मेन काम होता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसके बारे में रिसर्च करना और उसकी जानकारी देना, एक रिपोर्ट तैयार करना। देखिए इसको 1956 में बनाया गया था न्यू दिल्ली में, और यहां पर आप देख सकते हो ग्लोबली कुछ चुनिंदा ऐसे थिंक टैंक में से है जो कि बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस करता है, पॉलिसी आउटरीच करता है, डीप डेटा कलेक्शन कैपेबिलिटीज़ हैं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के पास। और इसी की वजह से जब भी इनके द्वारा रिपोर्ट आता है तो इनके द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर क्या हुआ है कि जो 2 इकोनॉमिस्ट हैं, आपको पता होगा यहाँ पर अरविंद पनागरिया, आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे, अभी पहले ये जो नीति आयोग है उसके अंदर वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इसके अलावा इनकी जो प्रेसिडेंट है पूनम गुप्ता, उन दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर यह रिपोर्ट तैयार किया गया है। और इसके अंदर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज, मतलब जो जितने भी सरकारी बैंक्स हैं, PSBs हैं, SBI को छोड़ के, अभी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के छोड़ के जितने भी हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। क्योंकि उनका कहना है कि यहां पर आज के डेट में देश के अंदर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो एक अच्छा ऑल्टरनेटिव उभर कर सामने आए हैं। मतलब जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद हमें यहाँ पर अब सरकारी बैंकों की उतनी आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो RBI है, जो रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको प्रॉब्लम होती है यहाँ पर रेगुलेट करने में। क्योंकि जब आपके पास कोई सरकारी बैंक है, ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट बैंक है, तो यहाँ पर RBI को दिक्कत आएगी। कुछ ना कुछ अगर रेगुलेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उनको मैनेज करने में दिक्कत आती है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर सभी बैंकों को लगभग जो है वो प्राइवेटाइज कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर मैं कुछ ये सब नहीं कह रहा हूँ, ये सब कुछ जो रिपोर्ट है उसी को ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यहां पर इसके अलावा बताया गया है कि प्राइवेट बैंक के मुकाबले अगर हम देखें जितने भी इंडिकेटर्स हैं, चाहे NPA की बात करो, जितने भी इंडिकेटर्स हैं उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स काफी पीछे रह जाते हैं। एक्सेप्ट SBI को अगर आप छोड़ दो, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो पीछे रह जाते हैं। और ये पिछले 1 दशक में तो क्लियर तौर पर देखने को मिला है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका रिटर्न ऑन एसेट अगर आप देख लीजिए, इक्विटी देख लीजिए, या फिर प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट से, तो ये आपको काफी कम मिलेगा। देखो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब ये हुआ कि आपका कुछ एसेट है, 100 रुपए, 1000 रुपया, फिर 1 लाख, 2 लाख, 10 करोड़, जो भी एसेट है उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के लिए क्या एसेट है, जैसे मान लो बैंक ने यहाँ पर कुछ लोन दिया तो उसके लिए एसेट हो गया ना।
मान लो वो बैंक के लिए तो एसेट है कि बैंक ने लोन दिया है, लेकिन उसे रिटर्न कितना आ रहा है बैंक के पास, कई सारे जो एसेट हैं वो तो आपका एनपीए बन जाते हैं। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम बताया है इस रिपोर्ट के अंदर कि ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव लॉस्ट ग्राउंड टू प्राइवेट बैंक्स, चाहे डिपॉजिट्स की बात करिए या फिर लोन्स की बात करिए। 2014-15 से अगर हम देखें जो ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसमें प्राइवेट बैंकों का ही सबसे बड़ा रोल है। और अगर हम सरकारी बैंक में देखें तो एसबीआई का रोल है। तो एसबीआई हो गया और जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनका बैंकिंग सेक्टर के अंदर रोल है। और यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स ये बढ़ता गया है, डिस्पाइट सरकार ने काफ़ी सारे ऐसे कदम लिए हैं ताकि पब्लिक सेक्टर बैंकों की हालात को सुधारा जाए, लेकिन वो सुधर नहीं पाया है और यहाँ पर लगातार वो अंडर परफॉर्मेंस ही रहा है। अब यहाँ पर कौन से इनिशिएटिव्स की बात किया गया है रिपोर्ट के अंदर, मतलब रिपोर्ट में ये बोला गया है कि सरकार ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। और कौन से इनिशिएटिव हैं? रिकैपिटलाइजेशन, आपने सुना होगा सरकार के द्वारा बहुत सारा जो कैपिटल है इन सरकारी बैंकों में डाला गया है रेगुलर बेसिस पर, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हालात नहीं सुधरे हैं। दूसरा आपने सुना होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकार ने बनाया था ताकि इसके अंदर जो भी प्रोफेशनल्स आएंगे, जो भी इसका चेयरमैन होगा, सब कुछ यहाँ पर एक फॉर्मल प्रोसेस से हो सके, लेकिन वो भी उतना काम नहीं आ सका। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आपने सुना होगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब होता है कि कोई भी अगर बैंक जो है, सरकारी बैंक स्पेशली, अगर यहाँ पर ट्रबल में जाता है, अगर आरबीआई को लगता है कि वहाँ पर एनपीए बढ़ता जा रहा है, डिपॉजिटर्स का पैसा खतरे में आ जाएगा, तो उनको पीसीए में डाल दिया जाता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ताकि उसके ऊपर ज़्यादा निगरानी की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर आपने देखा होगा कि सरकार ने कंसोलिडेशन किया था। पहले देश के अंदर 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हुआ करते थे 2016-17 में, और आज के डेट में हो गए हैं सिर्फ 12। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए। तो ये सारे कदम लेने के बावजूद भी यहाँ पर इनकी हालात नहीं सुधरा है और इसी की वजह से उनका कहना है कि हमें इन सभी को, एसबीआई को छोड़कर सभी को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर एनपीए की बात कही गई है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसमें यह बोला जा रहा है कि अगर हम प्राइवेट बैंकों से कंपेयर करें तो इसका जो एनपीए है वो एलिवेटेड लेवल पर रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एनपीए देखने को मिलता है। इवन व्हेन गवर्नमेंट हैज़ इन्फ्यूज्ड $65 बिलियन, जस्ट इमेजिन, सरकार ने 2010-11 से लेकर 2020-21 के बीच में, मतलब 10 साल के अंदर सरकार ने $65 बिलियन जो है वो सभी सरकारी, मतलब एसबीआई से लेकर जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके अंदर डाला था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इनका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अब आपको पता ही होगा एनपीए का सिंपल अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जब बैंक यहाँ पर पैसा देते हैं, मान लो 1000 रुपये दिए, ठीक है, 1000 रुपये में से 800 रुपये वापस आ गए बैंक के पास, 200 नहीं आया, तो ये 200 एक प्रकार से एनपीए बन गया। तो ये जो एनपीए है वो लगातार बढ़ता रहा है, इवन दो यहाँ पर सरकार ने बहुत सारा कैपिटल इन्फ्यूजन किया है। इसके अलावा आपको मार्केट वैल्यूएशन के बारे में पता होगा। मार्केट वैल्यूएशन क्या होता है कि उस कंपनी की वर्थ कितनी है। जैसे कि शेयर मार्केट में मान लो किसी कंपनी, एसबीआई मान लो, एसबीआई का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स एसबीआई का है 1000, ठीक है, और एक एसबीआई के शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये आता है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 1 लाख क्या हो गया? एसबीआई की वर्थ हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट वैल्यूएशन 1 लाख है। तो यहां पर इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि इतना सारा पैसा डाला गया, इन्फ्यूज किया गया, उसके बावजूद भी इनका जो मार्केट वैल्यूएशन है वो प्राइवेट काउंटर पार्ट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आप एसबीआई को एक बार के लिए निकाल दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार ने जो रिकैपिटलाइजेशन किया था, कैपिटल डाला था इन बाकी के 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों के अंदर, उसकी वैल्यू है करीब $43 बिलियन। सी दिस, $43 बिलियन। लेकिन इनका मार्केट वैल्यूएशन कितना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये है $30 बिलियन। मतलब कि जितना हमने रिकैपिटलाइज किया उससे भी कम इनकी वैल्यू सामने निकल कर आ रही है। तो आखिरकार वर्थ क्या है इन पब्लिक सेक्टर बैंकों का, ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा जा रहा है कि यहाँ पर ये कितना भी हम इसके अंदर पैसा डाल दें लेकिन इनकी वैल्यूएशन नहीं बढ़ती है, ये इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, ऐसा ये रिपोर्ट कह रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कि विच बैंक्स टू प्राइवेटाइज फर्स्ट, मतलब कि यहाँ पर बोल तो दिया इन्होंने कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों तो को कर देना चाहिए एक्सेप्ट एसबीआई, लेकिन उसमें भी तो 11 में से चुनना पड़ेगा ना, पहले किसको प्राइवेटाइज किया जाए। तो यहाँ पर बोला गया है कि पहले उन 2 बैंकों को चुनना चाहिए जहाँ पर स्थिति ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिव टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, जहाँ पर 2 ऐसे बैंक होने चाहिए जहाँ पर हाईएस्ट रिटर्न ऑन एसेट हो, लोएस्ट एनपीए हो उसके अंदर लास्ट 5 ईयर्स में। और यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ओनरशिप कम है, हो थोड़ा सा लोअर हो कंपेयर टू अदर पब्लिक सेक्टर बैंक, तो उन पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करना पहले आसान होगा। और यहाँ पर इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। अगर ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक चुनते हैं जिसके हालात एकदम ख़राब हैं और उसको अगर आप प्राइवेटाइज कर देते हो वो नहीं चल पाएगा,
तो फिर इसकी वजह से मोरल डाउन हो जाएगा, बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पर प्राइवेटाइज नहीं हो पाएंगे। तो पहले दो उन बैंकों को चुनना चाहिए जिनकी हालात फिर भी ठीक ठाक हैं और उनको प्राइवेटाइज करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए ताकि बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी प्राइवेटाइज हो सकें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीति आयोग का भी एक रिपोर्ट आया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें यहाँ पर सजेस्ट किया गया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन दोनों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। लेकिन ये वाला जो रिपोर्ट है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इनका ये कहना है कि नहीं, पहले हमें इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। और ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि इन दोनों की हालात फिर भी बेटर हैं बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंकों से। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, ये काफ़ी आसान होगा इसको प्राइवेटाइज करना, क्योंकि इनका कहना है कि गवर्नमेंट विल नीड टू डाइवेस्ट बाय ओनली 15% टू लोअर इट्स स्टेक टू 51%। मतलब कि अगर 51% से कम पहले अगर लेकर आना है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का, अगर ओनरशिप, सरकारी ओनरशिप उसको 51% से कम करना है, तो यहाँ पर सरकार को सिर्फ 15% अपना कम करना होगा, तो ये ऑटोमेटिकली 51% से कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आसान है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा को जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज करना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। फिर इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने सेल की स्ट्रैटेजी बनाई है। देखिए इनका पहले ये कहना है, देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि एक्चुअली शेयर मार्केट में होता क्या है। देखो जैसे क्या होगा कि कोई भी खबर आती है कि सरकार ने प्राइवेट करने का निर्णय लिया है, तो अचानक से क्या होगा, उस बैंक का शेयर प्राइस बढ़ जाता है। जैसे कि बीपीसीएल का मुझे याद है कि आ रहा था लंबे समय से, बीपीसीएल को सरकार प्राइवेटाइज कर रही है, तो उसका शेयर प्राइस बढ़ गया। ऑल्दो अभी उतना चर्चा नहीं हो रहा है, तो वापस से उसमें थोड़ा सा डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मान के चलो कि अगर मान लो कोई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है एक शेयर का 100 रुपये, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा सरकार सोचती है कि नहीं, हमें तो एक शेयर का दाम एटलीस्ट 150 मिलना चाहिए था, अभी तो इसका शेयर का दाम कम चल रहा है, तो हम कैसे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है वो ये कह रहा है, आप एक काम करो कि मान लो अब आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा में 70% स्टेक है, देखो मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन मान के चलिए 70% है, तो आप पहले इसको धीरे धीरे कम करिए और इसको 50% तक ले आइए पहले अपना शेयर। इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप अपना स्टेक कम करोगे तो इसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, 100 से 110, 120 और 130, 140। तो जब आपका हायर प्राइस हो जाएगा, तब आप एक साथ बाकी का जो 50% हिस्सा है वो फिर किसी एक सिंगल बायर को बेच दे या फिर कंसोर्टियम ऑफ बायर को बेच दो, तो इससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा, सरकार को अच्छा पैसा मिल जाएगा ये अपना स्टेक बेचने से। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल बायर को बेचना आसान नहीं है, क्योंकि जो रूल है आरबीआई का वो ये कहता है कि यहाँ पर एक सिंगल जो एंटिटी है वो 26% से ज़्यादा हिस्सा नहीं रख सकती बैंक के अंदर, 15 साल के अंदर उसको 26% से कम लाना होगा। तो इसकी वजह से कोई भी जल्दी इनिशिएटिव नहीं लेता है कि बड़ा हिस्सा लेने के लिए। खैर जो भी है, आई होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी इनफैक्ट रिपोर्ट के अंदर कुछ बताया गया था, जैसे कि मान लीजिए बोला गया कि जो कॉर्पोरेट्स हैं, रिलायंस और बाकी टाटा, अगर वो भी बैंकिंग के अंदर आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सावधानी से उनको लाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि जो भी रिपोर्ट था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी दोस्तों आपके लिए काफ़ी आसान हो चुकी है, क्योंकि हमारे द्वारा ये जो बैच है उसके अंदर बहुत चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट, यूज़ द कोड अंकित लाइव, ताकि आप ये कोर्स में जल्दी से एनरोल कर पाएँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Everyone, this is Krishnendu Madhwate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his strict questions clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipat sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you sir. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।